Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. Today we have to see MCQs of unit number 18. Unit number 18 is Atomic and Nuclear Physics. Let us see its MCQs. Unit number 18. Choose the correct answer from the following choices. Question number 1. Isotopes are atoms of same element with different. ए पे ऑप्शन दी गई हमें एटॉमिक मास, यानी आइसोटोप जो हैं वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। बी पे ऑप्शन दी गई उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और सी पे ऑप्शन दी गई है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं उनमें। और डी पे ऑप्शन दी गई है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप की डेफिनेशन देखते हैं हम। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी इनमें प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो बराबर होती है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। उनके न्यूक्लियाई में जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे कहा गया कि वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, ये ठीक नहीं है। डिफरेंट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ठीक नहीं है। एटॉमिक नंबर जो है वो ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। और एटॉमिक मास जो है ये दोनों को जमा करके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट होते हैं वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा। तो उसमें प्रोटॉन तो डिफरेंट होने नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट नहीं होने हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए वाला करेक्ट है कि उसका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा। और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिफरेंट होने की वजह से, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से, जबकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है उसमें वो सेम होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए पे करेक्ट है कि उसमें एटॉमिक मास उसका डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरानियम 238, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप इज़, कि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये हमने बताने हैं। ऑप्शंस में हमारे पास है 92, बी पे है 146, सी पे है 238 हैं और डी पे कहा गया है 330 हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमने बताने। तो ये एक तरीक़ाकार है, किसी न्यूक्लाइड को इस तरह से लिखा जाता है कि उसमें एलिमेंट का नाम यहाँ पे होता है और यहाँ पे उसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे होता है और उसका एटॉमिक मास जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये 238 एटॉमिक मास है और ये 92 ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर जो है ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि एटॉमिक मास जो है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये एक न्यूक्लाइड जो है उसको हम लिखते हैं XAZ। तो यहाँ पे Z जो है ये एटॉमिक नंबर है और ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को शो करता है। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 92 हैं। और A जो है ये एटॉमिक मास को शो करता है ये। और एटॉमिक मास में क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी दोनों को जमा करके। तो ये कितने हैं, ये 238 हैं। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को अगर हम n लिखें तो ये a में से z को माइनस करने से हमें हासिल होंगे, यानी 238 माइनस 92। तो ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं 146। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे दुरुस्त है, 146। यानी 238 में से ये प्रोटॉन्स की तादाद को माइनस कर देंगे तो बाकी न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास बच जाएगी, जो कि 146 बनता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी पे करेक्ट है। इसके सामने जो सर्कल है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर, कि हमारे पास जब रेडियो एक्टिविटी होती है, प्रोसेस होता है वो, तो उसमें 3 तरह की रेडिएशंस एमिट होती हैं।
एक बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गैमा रेडिएशंस होती हैं, गैमा रेज होती हैं और अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। इन तीनों को मिला के हम न्यूक्लियर रेडिएशंस कहते हैं। तो ये जब किसी दूसरी चीज़ में इन्होंने पेनिट्रेट करना होता है, उसके अंदर दाखिल होना होता है, तो किस हद तक ये उसमें पेनिट्रेट करते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ जो होती है रेडिएशंस की पेनिट्रेट करने की, इसको हम पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। तो हमसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी रेडिएशंस हैं जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम इनको देख लेते हैं एक दफ़ा तीनों रेडिएशंस को। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट अ सर्टन मटेरियल, कि किसी मटेरियल में किस हद तक वो अंदर जाती हैं, इज़ कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। द अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ द शॉर्टेस्ट रेंज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग और आयनाइजिंग पावर। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं ये सबसे कम पेनिट्रेटिंग होती हैं क्योंकि ये मटेरियल को आयनाइज कर देती हैं और इनमें आपस में इंटरेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसकी। तो द गैमा रेज कैन पेनिट्रेट अ कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट। तो ये कंक्रीट जो है उसकी मोटी दीवार के अंदर भी दाखिल हो जाती हैं, पेनिट्रेट हो जाती हैं। इट इज़ ड्यू टू देयर लार्ज स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर, क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं, तो इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है। बीटा रेडिएशन स्ट्रांगली इंटरेक्ट विद मैटर ड्यू टू इट्स चार्ज। तो इनके ऊपर चार्ज होता है तो इसलिए ये मैटर के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करती हैं। एंड हैज़ अ शॉर्ट रेंज एज़ कम्पेयर टू गैमा रेडिएशन। तो उनकी पेनिट्रेशन जो है गैमा रेडिएशंस के मुकाबले में वो कम होती है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है वो गैमा रेडिएशंस की होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो है गैमा रेज की होगी। तो उसके सामने सर्कल को ब्लैक कर देते हैं। Question number 4. What happens to the atomic number of an element which emits one alpha particle? तो जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो उसमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स भी एमिट हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी एमिट होते हैं, गैमा रेज भी एमिट होती हैं। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल जब एमिट होता है किसी एलिमेंट से, तो उसके एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमसे पूछा गया है। ए पे हमें ये कहा गया है कि वो इंक्रीज़ होता है एटॉमिक नंबर, उसका 1 इंक्रीज़ हो जाता है। बी पे कहा गया स्टेज द सेम, यानी वो सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर एटॉमिक नंबर के ऊपर। सी पे हमें कहा गया डिक्रीजेज़ बाई 2, कि वो एटॉमिक नंबर उसका 2 कम हो जाता है। और डी पे हमें कहा गया डिक्रीजेज़ बाई 1, कि यानी उसका एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज़ हो जाता है। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्या होता है, वो हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस जो है उसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, उसका एटॉमिक मास जो है वो 4 बन जाता है। तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका एटॉमिक मास जो है उसका 4 होता है। तो हमसे ये पूछा गया उसके एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे होता है, तो ये क्या है, 2 है। तो एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उसमें 2 होते हैं। तो इसलिए जब भी कोई अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से फिर जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसमें से 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे। तो इसलिए सो व्हेन एन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ एमिटेड द पेरेंट एटम डिक्रीजेज बाय 2 इन एटॉमिक नंबर एंड 4 इन मास नंबर, यानी उसका मास नंबर 4 कम हो जाता है और उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। तो डिक्रीजेज बाई 2, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई 2, तो ये ऑप्शन हमारी फिर करेक्ट हुई सी पे। तो इसलिए इसके सामने सर्कल जो है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन आइसोटोप इज़ 1 डे। हाफ लाइफ क्या होती है कि कोई भी हमारे पास आइसोटोप है, कोई एलिमेंट है और वो रेडियो एक्टिव है, तो कितने टाइम में उसके जो एटम्स हैं वो हाफ रह जाते हैं और हाफ वो डिके हो जाता है, उसको हम कहते हैं इसकी हाफ लाइफ है, जितने टाइम में वो हाफ रह जाए। तो हमें ये कहा गया है कि वो एक आइसोटोप है, उसकी हाफ लाइफ जो है 1 डे है, यानी 1 दिन के बाद वो हाफ रह जाता है, यानी हाफ डिके हो जाता है और हाफ बाकी बच जाता है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप आफ्टर 2 डेज़। 2 दिन के बाद उसकी क्वांटिटी आइसोटोप की कितनी रह जाएगी। हमें ये कहा गया ए पे 1 हाफ रह जाएगी, बी पे कहा गया 1 क्वार्टर रह जाएगी, सी पे कहा गया 1/8 रह जाएगी, यानी 1/8 रह जाएगी। 1 क्वार्टर मीन्स 1/4, 1 हाफ मीन्स 1/2। डी में कहा गया नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई आंसर भी करेक्ट नहीं है।
तो हमें ये मालूम है कि हाफ़ लाइफ का मतलब ये होता है कि उतने टाइम के बाद वो एलिमेंट जो है वो हाफ़ रह जाएगा और हाफ़ डीके हो जाएगा। तो आफ्टर 1 डे द आइसोटोप विल बिकम कितना हो जाएगा, वो 1/2 रह जाएगा, यानी हाफ़ रह जाएगा। आफ्टर 2 डेज़, जब 2 दिन गुजरेंगे तो क्या होगा, तो एक दिन के बाद वो 1/2 रह गया था, तो दूसरा दिन जब गुजरेगा इस 1/2 का भी हाफ़ हो जाना है, यानी 1/2/2 हो जाना है, तो ये 1/4 बन जाएगा, यानी वो 1/4 रह जाएगा। सो इट विल बिकम 1/4। 1/4 1/4 होता है, तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन के बाद वो 1/4 रह जाएगा। बी पे हमारा आंसर दुरुस्त है। इसके सामने हम सर्कल जो है उसको ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स वाली एजेक्ट्स अ बीटा पार्टिकल, यानी उसमें से अगर बीटा पार्टिकल एमिट हो, हाउ मैनी प्रोटॉन्स विल बी इन रिमेनिंग न्यूक्लियस, और जो रिमेनिंग न्यूक्लियस होगा यानी बीटा डिके के बाद उसमें से बीटा पार्टिकल इजेक्ट होने के बाद बाकी जो हमारे पास वो बचेगा यूरेनियम, उसमें कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। ए पे हमें कहा गया कि 89 प्रोटॉन्स रह जाएंगे, बी पे हमें कहा गया 90 प्रोटॉन्स रह जाएंगे, सी पे कहा गया 91 प्रोटॉन्स रह जाएंगे, और डी पे कहा गया 93 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो जो बीटा पार्टिकल होता है वो उसका एटॉमिक जो मास होता है वो ज़ीरो होता है, जबकि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो -1 होता है। तो इसका मतलब ये ZG है हमारे पास -1। तो जब ये बीटा पार्टिकल एमिट होता है किसी एलिमेंट से, तो जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसका Z जो है वो 1 नंबर बढ़ जाता है, यानी उसका एटॉमिक मास, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 इंक्रीज हो जाता है। तो सो व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड द पेरेंट एटम इंक्रीजेज बाय 1 इन एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बढ़ जाता है, यानी Z 1 बढ़ जाता है। एंड इट्स मास नंबर रिमेन्स द सेम, और मास नंबर सेम रहता है क्योंकि यहाँ पे 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, Z जो है वो क्योंकि -1 है तो इसलिए Z जो है वो पेरेंट एटम जो है उसका 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्योंकि हमें उसने कहा था यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स है उसमें, तो क्या हो जाएगा जब 1 बढ़ेगा तो वो 93 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो डी पे करेक्ट है। डी के सामने जो सर्कल है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज़ ड्यू टू, कि सूरज से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी वजह क्या होती है, क्यों वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ए पे हमें कहा गया है न्यूक्लियर फिशन होता है वहाँ पे, यानी फिशन प्रोसेस होता है। बी पे कहा गया है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और सी पे कहा गया बर्निंग ऑफ गैसेस होती हैं, और डी पे कहा गया केमिकल रिएक्शन होता है। तो सूरज के ऊपर फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार्स, सन से भी और स्टार से भी, इज़ सपोज टू बी रिजल्ट ऑफ फ्यूजन, वो फ्यूजन का रिजल्ट है, यानी वहाँ पे फ्यूजन हो रही है किस चीज़ की, ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूजन होता है उनका, और उनके फ्यूजन से क्या बनता है, हीलियम न्यूक्लियस बन रहा है, विच विद रिलीज ऑफ एनर्जी, और साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और ये एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है ये किस नतीजे में हो रही है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के नतीजे में हो रही है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन मेक्स द फ्यूजन फेवरेबल, यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है सूरज के सेंटर में कि उसमें फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। तो इसलिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन के ऊपर भी और स्टार्स के ऊपर भी, और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमें यहाँ पे ज़मीन पे हासिल होती है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है बी वाला करेक्ट है, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, जब एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो 2 छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है, द प्रोसेस वुड, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, कि न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ होगी, एब्जॉर्ब न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसमें, रिलीज़ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी रिलीज़ होगी, और डी पे हमें कहा गया एब्जॉर्ब केमिकल एनर्जी।
तो इन चारों में से क्या होता है उसके साथ जब कोई हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है और उससे दो लाइटर न्यूक्लियाई हासिल होते हैं, तो उसके साथ क्या होता है। तो न्यूक्लियर फिशन takes place when a heavy nucleus splits into two smaller nuclei। कि हम उसको अमल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन कहते हैं उसको हम। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फिशन। तो फिशन के प्रोसेस में ह्यूज एनर्जी भी रिलीज होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। हम उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमारा ऑप्शन जो है ए वाला ये करेक्ट है कि न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 9, द रीज़न कार्बन डेटिंग वर्क्स इज दैट। कि कार्बन डेटिंग जो है इसके वर्क करने की रीज़न क्या है। पहले तो कार्बन डेटिंग समझे क्या होती है। कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड टू डिटरमिन द एज और डेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कि ये किसी ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, जो उनमें कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक मैटर्स कहते हैं। उनकी एज डिटरमिन करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। फ्रॉम द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बन आइसोटोप्स, उनमें क्या होते हैं, उनमें से जो हमारे पास मैटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जैसे दरख्त हैं या जानवर हैं जो उन दरख्तों को खाते हैं, उनमें कार्बन 14 के आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। कार्बन 14 आइसोटोप मौजूद होते हैं और इसका डिके होता है कार्बन 12 में। जो लाइव होते हैं हमारे पास दरख्त या जानवर, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन 14 जो है वो मसलसल लेते रहते हैं। तो इसलिए उनमें तो कार्बन 14 की मिकदार जो है वो कांस्टेंट रहती है। जबकि जो डेड हो जाते हैं, वो दरख्त हों या वो जानवर हों, वो एटमॉस्फेयर से फिर कार्बन 14 मज़ीद नहीं लेते, वो लेना बंद कर देते हैं। और ये कार्बन 14 जो है वो डिके होकर कार्बन 12 में कन्वर्ट होती रहती है वक्त के साथ साथ। तो इसलिए हम इन दोनों की कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशो से ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि उनको कितना टाइम गुजरा है। तो इस तरह से इस अमल को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। और हमसे ये पूछा गया है द रीज़न कार्बन डेटिंग वर्क्स इज़ दैट, कार्बन डेटिंग के वर्क करने की रीज़न क्या है। ए पे हमें कहा गया प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सच स्ट्रॉन्ग एमिटर्स ऑफ कार्बन 14, कि वो कार्बन 14 के बहुत स्ट्रॉन्ग एमिटर होते हैं इस वजह से। बी पे हमें कहा गया आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग इन फ्रेश कार्बन 14। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। जब कोई एनिमल या कोई प्लांट जो है वो डेड हो जाता है तो फिर वो फ्रेश कार्बन 14 जो है वो लेना बंद कर देता है। तो इसी वजह से फिर हम कार्बन डेटिंग जो है वो वर्क करता है, यानी उसकी मदद से हम उनकी एज का अंदाज़ा लगाते हैं। देयर इज़ सो मच नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, कि एयर में नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, ये वजह है। और डी पे हमें कहा गया व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स डाई दे एब्जॉर्ब फ्रेश कार्बन 14। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो फ्रेश कार्बन 14 एब्जॉर्ब नहीं करते जो डेड हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए पे दुरुस्त है कि द रीज़न कार्बन डेटिंग वर्क्स इज़ दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग इन फ्रेश कार्बन 14। तो हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसके सामने हम जो सर्कल है इसको ब्लैक कर देंगे कि डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स जो हैं वो फ्रेश कार्बन 14 लेनी बंद कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया जो हमारा चैप्टर नंबर 18 था, इसके MCQs हमने देख लिए। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको फ़िज़िक्स क्लास 10th की मुतल्लिका वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।